हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेकेएस एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम और उसके 9 प्लैनेट्स जो हैं, पहले 9 थे अब 8 प्लैनेट्स हैं, तो उनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये आपका एक जीके का पार्ट तो है ही। जीके में जियोग्राफी जो आता है ना, तो इसका जो मेन रोल है वो आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है और भी आपके ज्ञान के लिए भी अच्छा है ये। ठीक है, जियोग्राफी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। और ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें जियोग्राफी सब्जेक्ट अगर आपका है, जीके हर एक एग्ज़ाम में होता है जियोग्राफी। ठीक है, तो ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी दे रहे हो आप, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आईएएस दे रहे हो, केएस दे रहे हो, ठीक है, जेके एसएसबी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, बैंक पीओ, जिसमें भी आपको जियोग्राफी होगा। ठीक है, तो सन और 8 प्लैनेट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं हूँ आपके साथ जडहान सर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये सेशन। ठीक है, सबसे पहले देखिए कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है? ब्रह्मांड का ज्ञान। ब्रह्मांड, कॉस्मोलॉजी अगर जियोग्राफी में है तो ब्रह्मांड के बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका सिंपल सा जो मतलब है वो है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अब सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम जैसे कोई एक सिस्टम होता है ना, सिस्टम एक तरीका जैसे कोई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक स्कूल में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं। तो ये पूरा उनका एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो वैसे ही सोलर सिस्टम भी एक सिस्टम है। और इस सिस्टम में क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और जो शेप है इसकी मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा की, वो क्या है? स्पाइरल शेप है। कौन सी शेप है? स्पाइरल। और इसके जो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारे गैलेक्सी के जो सबसे करीबी गैलेक्सी है उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। क्या बोलते हैं उसको? बोलो। एंड्रोमेडा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें स्टार आता है एक, जो सन है। ठीक है, हर किसी को दिखाई देता है, सन इतना बड़ा है, सबसे बड़ा है। और 8 प्लैनेट्स आते हैं और काउंटलेस, जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो फ्रेगमेंट्स, टुकड़े छोटे छोटे, जिनको हम एस्ट्रॉइड्स, मेट्रोइड्स या फिर कॉमेट्स या फिर सैटेलाइट्स भी कहते हैं दूसरे प्लैनेट्स की। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही सरल भाषा में हमने समझा है, बड़ी आसान भाषा में। अब सन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। सन क्या है? ये भी एक स्टार है मिल्की वे गैलेक्सी में, और ये 109 गुना बड़ा है अर्थ से। ठीक है, और इसका वेट कितना है? 2 × 10⁻27 टन के बराबर सन यानी कि सूरज का वेट है। जो एनर्जी आती है सूरज को वो आती है, फ्यूजन होता है जो हाइड्रोजन का हीलियम में। अब ये पॉइंट नोट कीजिए कि फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में, उससे एनर्जी मिलती है सूरज को। ठीक है, और सनलाइट को 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं धरती पे यानी कि अर्थ पे, ज़मीन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, और जो सन की, सूरज की प्रेजेंट एज है, जो इसकी उम्र है वो 5 बिलियन साल है। और जो इसकी टोटल उम्र है वो कितनी है? 10 बिलियन साल है। तो सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है आपने कि जो सन है, सूरज है, ये एक तारा है और ये तारा है मिल्की वे गैलेक्सी में। 109 गुना बड़ा है ये अर्थ से यानी कि ज़मीन का जो हमारा गोला है उससे। ठीक है, जिसका वेट कितना है? 2 × 10⁻27 टन के बराबर। और सन की जो रोशनी है, जो इसकी ताकत है, वो कहाँ से आती है? जब फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। ठीक है, और 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं सन की रेज को धरती पे पहुंचने के लिए। ठीक है, और आपने क्या याद रखना है कि जो प्रेजेंट एज है सन की वो
5 बिलियन साल है, और टोटल अभी 5 बिलियन साल और ये रहेगा, उसके बाद फट सकता है, फट जाएगा, ऐसा मतलब कुछ खोज वैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स क्या है? ओपेक बॉडीज़ है। प्लैनेट्स कौन सी बॉडीज़ है? ओपेक बॉडीज़, आपने याद रखना है। विच कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड एंड लाइटेंड बाई द सन, जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती हैं सूरज के आगे पीछे। ये मान लो ये सूरज है आपका, ठीक है, और अब ये आ गया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। ठीक है, तो ये इसके ऐसे ऐसे ऑर्बिट में सन के आसपास ऐसे ऐसे क्या करेंगी, रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, और सन उनको क्या देता है? बिजली देता है। 8 प्लैनेट है टोटल सोलर सिस्टम में, और जो सीक्वेंस है इनका अकॉर्डिंग टू साइज डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो क्या है? पहले जुपिटर आता है, सबसे बड़ा जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून, उससे छोटा अर्थ, अर्थ से छोटा वेनस, वेनस से छोटा मार्स, मार्स से छोटा मरकुरी। ठीक है, और जो सीक्वेंस है प्लैनेट की अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सन से, वो सीधा जो हम सबको याद है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूनिवर्स, नेपच्यून, पहले प्लाटो भी था लेकिन वो इस तरीके से ऑर्बिट में काटता था। ठीक है, तो इसको बाहर कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं इन 9 प्लैनेट्स के। ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर आए तो यहाँ पे देख लीजिए फैक्ट्स क्या है इन प्लैनेट्स के बारे में। तो जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट, वो कौन सा है? बिगेस्ट प्लैनेट आता है जुपिटर। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट जो है वो जुपिटर की ही सैटेलाइट है, जिसका नाम है गैनीमेड। ब्लू प्लैनेट है हमारा धरती अर्थ। हरा ग्रीन प्लैनेट है यूरेनस। ब्राइटेस्ट सबसे चमकीला जो प्लैनेट है वो है वेनस। ठीक है, अगला देखिए, ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट है आउटसाइड सोलर सिस्टम के बाहर, ठीक है, वो सीरियस डॉग स्टार जिसे कहते हैं। क्लोजेस्ट जो स्टार है सोलर सिस्टम का वो है प्रोक्सिमा सेंटुरे। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंटुरे। कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे पास नेपच्यून, और इवनिंग स्टार जो है वो भी वेनस है, और मॉर्निंग स्टार भी वेनस है। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी वेनस है, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से सबसे दूरी पे जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वो है नेपच्यून, और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है वो है सैटर्न, और जो फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करता है सोलर सिस्टम में वो है मरकरी। ठीक है, 87 डेज में कर लेता है ये। और हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो है वेनस। यहाँ तक क्लियर है आपको? इन सब की ये विशेषताएं थी सारे प्लैनेट्स की। आप थोड़ी सी और देखेंगे, सबसे गहरा डेंसेस्ट प्लैनेट जो है वो है हमारी धरती यानी कि अर्थ। जो सबसे फास्टेस्ट रोटेशन करता है सोलर सिस्टम में वो जुपिटर है। मॉर्निंग स्टार ऑलरेडी बता चुका हूँ वेनस। ठीक है, और अर्थ के सबसे नज़दीक भी वेनस ही है। ठीक है, और सन के सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी, फिर आता है वेनस, फिर आता है अर्थ। ठीक है, लाल प्लैनेट है आपका मंगल। ठीक है, मार्स रेड प्लैनेट, और जो स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन करता है वो नेपच्यून है, क्योंकि वो सबसे दूर रहता है एंड में, है नहीं? तो स्लोवेस्ट जो रोटेशन है सोलर सिस्टम का वो वेनस का है। वेनस आराम आराम से करता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा आता है मरकरी, और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है जो उसका नाम है डीमोस। डीमोस, DEIMOS। ठीक है, और देखिए जो अर्थ का ट्विन जिसको माना जाता है वो वेनस को माना जाता है। और ओनली सैटेलाइट जिसका एटमॉस्फेयर है अर्थ का जैसा, जैसे अपना आसमान देखते हो ना, तो ऐसी एक सैटेलाइट है जिसका एटमॉस्फेयर किसकी तरह है? अर्थ की तरह है। उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है टाइटन। अब थोड़ा मंगल के बारे में पढ़ेंगे हम, सॉरी मून के बारे में पढ़ेंगे, चांद के बारे में पढ़ेंगे। ये गाना तो सबको पता होगा, जाने कितनों दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, या फिर ईद का चांद हो गए हो। तो आज हम क्या करेंगे, आप सब के लिए चांद के बारे में जानेंगे। ठीक है,
तो चांद के गाने तो आपने याद रख ही लिए होंगे, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज थोड़े से फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स जानेंगे जियोग्राफिकली चांद के बारे में, मून के बारे में। तो ये इस तरीके का आपका चांद होता है, फुल मून जब होता है, जब हाफ होता है, फिर इस तरीके का जैसा होने लगता है, ठीक है। तो अब देखिए सर्कमफ्रेंस जो है इसका वो है 11,000 किलोमीटर डायमीटर। तो जब फुल मून होता है ना, तो इधर से इधर तक जो इसका एरिया आएगा ना, थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ गए। इधर से इधर तक इसका 11,000 किलोमीटर है डायमीटर, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पुल कितना है इसका, 3,475 किलोमीटर आ गया ग्रेविटेशनल पुल, 1/6 ऑफ द अर्थ। और इसको 27 दिन लगते हैं, 7 घंटे और 43 मिनट और 11.4 सेकंड लगते हैं ये 1 रिवोल्यूशन करने के लिए अर्थ के आसपास, ठीक है। मतलब अर्थ के आसपास जो है ये आ गया चांद, ठीक है, और ये अर्थ आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी धरती है, अर्थ है ये। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि यहाँ आसपास कौन करेगा, अब यहाँ पे चांद इसके आसपास के पूरा एक रिवोल्यूशन करने कितना टाइम लेगा, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा अर्थ के आसपास। और इसको रोटेशन में क्या करना पड़ता है, देखिए रोटेशन जो है वो एक्सिस पे करता है एग्जैक्टली सेम टाइम जो उसका रिवोल्यूशन का है। तो मतलब सेम टाइम इसका रिवोल्यूशन का और रोटेशन का है। दैट इज़ वाई वी इजीली सी वन साइड ऑफ द मून, इसीलिए हमें एक साइड मून की दिखती है, ठीक है। और 59% इसका जो सरफेस हमें देखने को मिलता है। और एक बात यहाँ पे देखिए, मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। और मून लाइट को 1.3 सेकंड ही लगते हैं धरती पे पहुँचने के लिए। और नील आर्मस्ट्रांग जो हैं, ठीक है, और एडविन एल्ड्रिन ये गए थे चांद पे 21 जुलाई 1969 अपोलो 11 देखिए लैंडिंग स्पॉट इनके जो था उसको कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जो है ये चांद पे गए थे 1969 में 21 जुलाई को, ठीक है। अपोलो 2 पे ये गए थे और जिस जगह पे इन्होंने लैंड किया था उसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। अब जानेंगे थोड़ा सा एस्ट्रॉइड्स के बारे में कि क्या बला है, कौन सी बला है ये एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। कौन से एस्ट्रॉइड्स हैं, क्या चीज़ है ये, क्या विशेषताएं हैं एस्ट्रॉइड्स की, क्या इसके इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, ये सीरीज़ है स्मॉल प्लैनेट्स की, छोटे छोटे प्लैनेट्स की क्या है, सीरीज़ है या फिर फ्रेगमेंट्स की, जो रहते हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स, जो जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। और दे आर थॉट टू बी डेब्रिज लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इनर प्लैनेट। और इनको माना जाता है कि ये जो बचा खुचा रहता है ना प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, तो ये उनका लेफ्ट ओवर जो रहता है उसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कॉमेट के बारे में, ठीक है। तो कॉमेट का क्या होता है, हेड और टेल होता है। और टेल जो ओरिजिनेट होता है ये क्लोजर, जब कब होता है टेल ओरिजिनेट, जब कॉमेट सन के क्लोजर आ जाता है, ठीक है, सन के आसपास आ गया। जो टेल होता है 20 से 30 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग, भाई इतनी छोटी, कोई सेंटीमीटर में इसकी जो है वो नहीं होगी इसकी पूंछ तो एकदम से कितनी देखिए 20 से 30 मिलियन किलोमीटर लंबी टेल होती है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या करता है सन को, क्योंकि जो फोर्स होती है ये एग्जर्ट करता है सोलर सिस्टम विंड के द्वारा, और जो रेडिएशन होती है वो होती है कोमेट्री मटेरियल की, ठीक है। और हेली कोमेट जो देखने को हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है, वो फिर से रीअपियर होता है 76 ईयर्स के बाद। लास्ट उसको देखा गया था 1986 में हेली कोमेट को। अब देखेंगे मेट्रोर्स कौन सी बला का नाम है जिसको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। तो जो मेट्रोर्स हैं ये प्रोबेबली रिमेन्स होते हैं कोमेट के, जो कोमेट का बचा खुचा होता है उसको बोलते हैं मेट्रोर्स, ठीक है। और जो स्कैटर्ड होते हैं इनर प्लानिटरी स्पेस में सोलर सिस्टम के,
और ये कांटेक्ट में आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और इसके बाद ये फिक्शन के वजह से जल जाते हैं। अगला देखिए अर्थ क्या है। अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है। इसका सर्कमफ्रेंस देखिए 40,232 किलोमीटर एरिया है, यानी कि 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है। इसकी यही विशेषता है कि सबसे गहरा, एक डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए इनर स्ट्रक्चर ऑफ जो अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनर स्ट्रक्चर। लेकिन हम जो है इसका स्ट्रक्चर अगले इसमें पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, कुछ हम देखेंगे कि जो कंपोजिशन है, ठीक है, जो डेंसिटी है अर्थ की, ठीक है, उसके बाद जो लाइन सेपरेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए, जो लाइन सेपरेट करती है बिटवीन मेंटल एंड कोर, उसको क्या बोलते हैं, गटनबर्ग। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको ये इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या अर्थ का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। तो इसके लिए अलग से एक टॉपिक लेंगे। अब कंपोजिशन देखिए अर्थ क्रस्ट की। अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5.01%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.85%, पोटेशियम कम मात्रा में है, और मैग्नीशियम, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट जो सेशन में यही करेंगे, अर्थ का जो क्रस्ट है उसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे।